दोस्तों आज है गुरु पूर्णिमा और मैं दिल्ली जा रही हूँ किसी काम से। और ये देखिए कितने खूबसूरत यहाँ के नज़ारे अब हो गए हैं। अभी पिछले 2 दिन में काफ़ी बारिश हुई है, कल रात को तो काफ़ी बारिश हुई है और इनफैक्ट आज सुबह जो है भूकंप भी आया है। तो यहाँ पे पानी काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया है, लेकिन अभी माइग्रेटरी बर्ड्स के तो आने में समय है। अगस्त एंड से आने शुरू हो जाते हैं आजकल, क्योंकि साइकिल चेंज हो गया है, माइग्रेशन का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। जल्दी चले जाते हैं और अपना ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म करके जल्दी वापस आ जाते हैं। कुछ तो यहीं रह जाते हैं, ब्लैक विंग्स टिल्ट्स वगैरह। तो अब यहाँ थोड़ा बारिश होने की वजह से गर्मी में भी राहत मिली है और जो ये पूरी जगह ये सूख गई थी, यहाँ पे पानी दोबारा आ गया है। तो जो रेजिडेंट बर्ड्स हैं उनके लिए भी राहत की बात है। यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से या तो कॉमन मोअर हेन है या तो ये देखिए ये जा रही है। ये शायद ग्रेव है। ग्रेव्स वगैरह भी कभी कभी रह जाती हैं, वैसे तो माइग्रेटरी होती हैं लेकिन कई बार रह जाती हैं यहाँ पर समर में भी। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी माइग्रेटरी बर्ड्स की बात कर रही थी ना, तो ये देखिए कोम डक आ चुका है यहाँ पे। इसको नॉब बिल डक भी कहते हैं, कोम डक कहते हैं इसको। हिंदी में इसको नकटा कहते हैं। इसके नाक पे ये मतलब ये जो बीक, अपर बीक है, इसके ऊपर ये नॉब सा बना हुआ होता है, इसलिए नॉब बिल डक कहते हैं। पिछले साल, उसके पहले वाले साल भी काफ़ी अर्ली मैंने इनको यहाँ पर आते हुए देखा था। अभी तो सोचिए जुलाई का ही महीना है और जुलाई में ऑलरेडी कोम डक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का क्या असर हुआ है। अभी इस जगह पे देखिए हरियाली हरियाली है। यहाँ पीछे भी कुछ बर्ड्स हैं। ये सफ़ेद वाले तो ईग्रेट्स हैं, ब्लैक वाले जनरली कॉर्मोरेंट्स होते हैं, डक्स भी हो सकते हैं। ये तो अपने इंडियन स्पॉट बिल डक्स ही हैं सारे जो बैठे हुए हैं, इंडियन स्पॉट बिल डक्स हैं सारे के सारे। ये देखिए ये सब स्पॉट बिल डक्स हैं यहाँ पर। अभी मैं कॉर्बेट होके आई रिसेंटली, तो ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा। और मॉनसून में जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी मेंशन किया है, अभी कल ही आया है वो वीडियो 9 तारीख को शाम को। तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि मॉनसून के टाइम पे पार्क बंद होने की वजह से जो इलीगल पोचिंग एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ हद तक जो है बढ़ जाती हैं। बहुत ध्यान देता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस बात पर कि ये एक्टिविटीज़ ना हो, अलर्ट रहते हैं। लेकिन जो कुछ जोन्स खुले रहते हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं और मानसून में जंगल को देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ पर दोस्तों ग्रे हेरन बैठा हुआ है, देखिए ये बड़े कॉमन है यहाँ पर। अभी जो कॉर्बेट ट्रिप पे मैं गई थी तो हमारे सफारी में जो गाइड थे, आजकल बड़ा अच्छा लगता है गाइड्स को देख के, जो यंग गाइड्स हैं, नेचुरलिस्ट हैं, जो इसका कोर्स करके आते हैं। उसकी कुछ समय की उनकी ट्रेनिंग होती है और उसमें उनको बताया जाता है जंगल और जानवरों के बारे में। मैंने उनसे पूछा स्पेसिफिकली कि बर्ड्स के बारे में बताते हैं क्या, तो उन्होंने कहा बर्ड्स के लिए भी जिनको इंटरेस्ट है उसका अलग से बीच बीच में ट्रेनिंग होती रहती है। तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर बड़ा रेयरली दिखता है ग्रे हेरन, पर्पल हेरन, ये सब। मैंने कहा हमारे एरिया में तो बहुत कॉमनली दिखता है, क्योंकि ये खेत खलिहान का एरिया है जहाँ पर मैं रहती हूँ। तो यहाँ पर ये बर्ड्स बड़ी कॉमनली दिखती हैं, जबकि पहाड़ों में मिलने वाले जो बर्ड्स हैं वो वहाँ पे ज़्यादा कॉमनली दिखते हैं। रैप्टर्स वगैरह वो वहाँ पे काफ़ी अच्छे दिखते हैं। इजिप्शियन वल्चर वगैरह दिखा इस बार भी। ये देखिए ग्रे हेरन यहाँ बैठा हुआ है। अब देखिए ये पूरी जगह पर बिल्कुल भर गई है जलकुंभी। बीच में थोड़ा थोड़ा पानी दिखाई देता था, अब तो बिल्कुल भी पानी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। पूरा इसके अंदर ये जो वाटर हाइसिंथ है, जिसको जलकुंभी कहते हैं, ये पूरा इस जगह को भर चुका है। इसके बीच बीच में बर्ड्स रहती हैं। और पिछले साल मैंने इसी जगह पर वो जकाना, जो पेजेंट टेल जकाना, मैंने बहुत सारा रिकॉर्ड किया था, वो यही जगह थी। तब यहाँ पर ये ओपन था, थोड़ा नीचे तक जा सकते थे। अभी यहाँ पे इन्होंने दीवार बना दिया है, अच्छा किया है इसको, क्योंकि मतलब आगे थोड़ा सा अभी यहाँ से कुछ एक बड़ा सा उड़ के गया तो रैप्टर भी हो सकता है, जाके उधर बैठेगा कहीं पेड़ पे।
किया है, यहाँ पर थोड़ा दीवार बना दिया है जिससे कि नीचे तक लोग ना जा पाए, वो वाली जगह डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए ये उड़ रहा है। मोस्टली तो यहाँ पर ब्लैक काइट्स ही हैं, ब्लैक काइट्स और ब्लैक विंग काइट्स ये काफ़ी कॉमनली है। कभी कभी और रैप्टर्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर भी एक कुछ बड़ा सा कुछ उड़ रहा था। अब देखिए रैप्टर्स जहाँ पर भी होते हैं ना, वो एक मतलब रैप्टर्स हैं या जो भी कार्निवोरस बर्ड्स हैं या कार्निवोरस एनिमल्स हैं, जब उनकी संख्या बढ़ती है तो वो एक हेल्दी एक इकोसिस्टम का साइन होता है। मतलब ये कि उस इकोसिस्टम में कार्निवोरस एनिमल्स के लिए अगर इनफ खाने के लिए है, तो इसका मतलब कि जो हर्बीवोर्स हैं उनके लिए खाने के लिए भी इनफ है और वो थ्राइव कर रहे हैं, मतलब हर्बीवोर्स के नंबर्स अच्छे से बढ़ रहे हैं, तभी तो कार्निवोर्स वहाँ पे आ रहे हैं, वरना कार्निवोर्स वहाँ पे नहीं टिक सकते। जो कार्निवोरस बर्ड्स हैं या कार्निवोरस एनिमल्स हैं, उनके ज़्यादा संख्या का होना एक हेल्दी इकोसिस्टम का साइन है। काफ़ी समय बाद इस जगह पर आई हूँ और यहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची घास उग गई है कि वो जो तालाब हुआ करता था वो दिख ही नहीं रहा है। बीच में तो यहाँ कुछ ऐसा लग रहा था कि साफ सफाई करा रहे हैं, कुछ बनाएंगे, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। और ये साइड में जितने भी पेड़ पौधे खरपतवार है वो काफी ज्यादा बड़ी हो गई। यहाँ पर ये 2 ब्लैक ड्रोंगोस बैठे हैं और कैटल ईग्रेट आसपास घूम रहे हैं। ये जो सफ़ेद वाले हैं कैटल ईग्रेट है, ब्रीडिंग प्लूमेज में है सारे के सारे। पीछे और भी हैं उस तरफ। अब लोगों को ये लगता है कि बर्डिंग जो होती है वो केवल विंटर में होती है जब माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। ऐसा नहीं है, पहले भी कई बार बताया है, लेकिन सब लोगों ने नहीं सुना होता है, पता नहीं होता है। हर मौसम में बर्डिंग हो सकती है। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट भी शूट किया था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर में। मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर रिद्धिमा सोलंकी, उनके साथ एक पॉडकास्ट मैंने किया था, वो इन्हीं इश्यूज़ पे था। और कुछ आप लोगों के जो सवाल होते हैं कि भाई अगर हम बर्डिंग करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएं। उसके अलावा जो उनका काम रिसर्च है काफ़ी सारा, उसमें लेपर्ड्स पर भी उन्होंने काम किया है, लेपर्ड्स के आइडेंटिफिकेशन में। और लेपर्ड्स के आइडेंटिफिकेशन को लेकर अभी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि कैसे पहचाना जाए कि कौन सा लेपर्ड दोषी है अटैक्स के लिए अलग अलग जगहों पे जो हो रहे हैं। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। ट्रैंक्विलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज भी। तो वो पॉडकास्ट उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। जो बर्डिंग के बारे में बातें हुई थी उसमें वो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि सिटीज़न साइंस प्रोग्राम्स जो हैं, जैसे ई-बर्ड है, ये जो अलग अलग बर्ड काउंट्स होते हैं, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट होता है, बिग बर्ड डे होता है, तरह तरह के बर्ड काउंट्स होते हैं जो कि हर मौसम में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ विंटर में बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, आप समर में भी कर सकते हैं, मानसून में भी कर सकते हैं। और हर मौसम के अपने माइग्रेंट्स हैं। समर माइग्रेंट्स भी मैंने आपको कई वीडियोस में दिखाया है, पिछले साल भी जब मैं कोलू चौड़ के जंगल में गई थी और उसके बाद दुगड्डा वाले एरिया में गई थी, वहाँ पर ही मैंने आपको समर माइग्रेंट्स दिखाए थे जिसमें कि ऑरेंज हेडेड थ्रश था। उसके बाद आपके मानसून माइग्रेंट्स रहते हैं जिसमें लॉन्ग टेल ब्रॉड बिल है, इंडियन पिट्टा है। ये सारे समर और मानसून के माइग्रेंट्स हैं। जो जैकोबिन कुक्कू है, तो मैंने रिसेंटली अभी 2-3 हफ्ते पहले जो वीडियो डाला था, चातक पक्षी, जो मानसून का एक मतलब मानसून के आने का एक साइन माना जाता है। चातक पक्षी भी मानसून माइग्रेंट है। तो देखिए हर मौसम में अलग अलग तरीके की बर्ड्स माइग्रेट करके आती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। आप उनको ऑब्जर्व करिए, आपके घर के आसपास ही मिल जाएंगे। और उसके बाद जब आपको कुछ समय बाद लगेगा कि हाँ अब आप बर्ड वॉचिंग में वाकई में इंटरेस्टेड हैं, ये लैपविंग उड़ के आई है यहाँ पर अभी, तो तब आप जो है अलग अलग ग्रुप्स में ज्वाइन करके और उनके साथ एक्सपीडिशंस पे जा सकते हैं। और उनमें फिर आप उन बर्ड्स को देखेंगे जो आपको साधारण तरीके से अपने घर के आसपास नहीं दिखती हैं। ये देखिए दोस्तों, किस्मत ने साथ दिया और बहुत दिनों बाद आज सारस दिखा। अभी इसके पीछे ही मैं बोल रही थी ना कि यहाँ पर बिल्कुल इतनी घास लंबी हो गई, कुछ दिख नहीं रहा है, तो उस जगह पर तो मैं रुकी ही नहीं। आगे ये जो जगह है जहाँ पर ये वुली नेक स्टॉक का नेस्ट हुआ करता था, इस टावर को बहुत बार आपने देखा है मेरे वीडियोस में, ये वही टावर है
इस टावर के नीचे ही यहाँ पे ये सारस क्रेन का पैर जो है वो ग्रेज कर रहा है। और इस जगह पर पहले भी सारस का पूरा फैमिली भी मैंने दिखाया हुआ है, जिसमें 2 अडल्ट और 2 जुवेनाइल, जिनकी की गर्दन येलो कलर की थी। वो अभी कुछ महीने पहले का ही है, 4-5 महीने पहले का, वो मैंने दिखाया था। अच्छा, सारस क्रेन्स जो होता है ऐसा नहीं कि हर्बीवोरस होते हैं, ये कीड़े मकोड़े भी खाते हैं और प्लांट मटेरियल भी खाते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने कहीं पर या तो फ़ोटो देखा था या कोई फेसबुक आर्टिकल था या जो भी था, व्हाट्सएप पे शायद कोई आर्टिकल था, जिसमें ये दिखाया गया था कि सारस क्रेन जो है एक दूसरे पक्षी का, वो लैपविंग का था या किसी स्पैम हैन, मूअर हैन वगैरह का बच्चा था, उसको खा रहा था। तो ये थोड़ा सा अजीब था, मतलब जिसने वो चीज़ रिपोर्ट करी थी उसने भी ये बोला कि मुझे थोड़ा अजीब लगा कि सारस क्रेन जो है दूसरे पक्षियों के बच्चों को भी खाते हैं। लेकिन देखिए, यही नेचुरल हिस्ट्री है। हमें जितना ज़्यादा हम ऑब्ज़र्व करते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं और देखते हैं, हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। कई बार हमें पता नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन असल में वो चीज़ जो है नेचर में होती है। इसी तरह कई फोटोग्राफर जो है वो सारस क्रेन का जो टिपिकल एक मेटिंग डांस होता है वो भी रिकॉर्ड करते हैं और बड़ा टिपिकल होता है। मतलब मैंने तो कितनी बार सारस देखा है, लेकिन कभी किस्मत से वो वाला एग्जैक्ट शॉट मुझे मिला नहीं है। और इनफैक्ट वो सिर्फ सारस का ही नहीं, दूसरे क्रेन्स का भी उस तरह का एक मेटिंग डांस होता है। जैसे आप ब्लैक नेक क्रेन देख लेंगे तो उनमें भी ये चीज़ कई लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स में डाली हुई है। और क्रेन्स का आपको पता ही है कि वो पूरी लाइफ भर में एक ही पार्टनर रखते हैं, सभी क्रेन्स, केवल सारस नहीं, दूसरे क्रेन्स भी जो है वो एक ही पार्टनर रखते हैं पूरी लाइफ में, मोनोगैमस रहते हैं। तो ये मेटिंग डांस भी इनका बड़ा स्पेशल होता है। यहाँ से देखिए और क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है यहाँ से। थोड़ा सा अगर आप वेट करेंगे ना, पेशेंस है बर्डिंग का जो मेन जो बेस है, उसकी जो मेन पिलर है वो है पेशेंस। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपको वो सारे मोमेंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे जो कि बड़े ही कीमती होते हैं नेचुरल हिस्ट्री के हिसाब से। अभी रोड के दूसरे साइड में आ गई हूँ और इधर तो ये स्पॉट बिल डक्स वगैरह हैं। घास काफ़ी अच्छी उगी हुई है और थोड़ी जगह में खेती भी हो रही है। मेरे ख्याल से इधर भी शायद एक सारस का पेड़ है, मैं थोड़ा आगे जाके देखती हूँ। वो जो पीछे वाले फील्ड्स हैं वहाँ पर खेतों में ईग्रेट्स हैं, ज़्यादातर कैटल ईग्रेट्स ही होंगे इस टाइम पे। आज फिर से दोस्तों डबल बोनांजा है। देखिए इस साइड पर भी सारस क्रेन का एक पेड़ है, तो इसका मतलब कि उस तरफ वाला जो पेड़ था वो वही उस फैमिली का ही हिस्सा था, जो 4 सारस क्रेन थे। इनके 2 बच्चे थे। अब या तो वो बच्चे बड़े हो गए हैं या फिर वो एडल्ट ही थे, क्योंकि साइज़ में मुझे थोड़े छोटे लग रहा था। इस साइड जो पेड़ है वो अलग है, उसमें एक इधर है, दूसरा इस तरफ छुप गया है। थोड़ा आगे जाना पड़ेगा मुझे उसको भी व्यू में लाने के लिए। लेकिन अभी देखिए बरसात का सीज़न शुरू हो गया है, इनके ब्रीडिंग का भी समय शुरू हो गया है। एक पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब ये ब्रीड करते हैं ना तो अंडा तो ये एक ही देते हैं, 1 या मैक्सिमम 2 देते हैं। बड़े पक्षियों का यही रहता है कि एक ही अंडा देते हैं। तो ये एक बड़ा सा मतलब आइलैंड टाइप का बिल्कुल नेस्ट बनाते हैं पानी के एक छोटे वाटर बॉडी के अंदर। ये क्या करते हैं सेफ्टी के लिए, उसके बीच में एक आइलैंड सा बना देते हैं, मिट्टी वगैरह और घास वास तिनके और ये सब जमा करके, और उसके बीच में नेस्ट देते हैं। तो ये प्रॉपर मतलब बिल्कुल बड़ा सा नेस्ट बनाते हैं। ये देखिए ये पेड़ आपको ज़्यादा क्लियरली दिखेगा क्योंकि ये पास में है, रोड के पास में है। इसके पीछे ये दूसरा वाला भी आ रहा है, ये देखिए बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। तो मॉनसून में बर्डिंग का बहुत मज़ा है। आप अपने आसपास देखिए, अगर खेत खलिहान है तो इस तरह के बर्ड्स मिलेंगे, अगर जंगल है तो छोटी बर्ड्स मिलेंगी, पेड़ों पर रहने वाली बर्ड्स मिलेंगी। उनको ऑब्जर्व करने के लिए आपको थोड़ा बाइनोकुलर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन डेफिनेटली आपको बर्ड वॉचिंग करनी चाहिए। जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन्हें तो करना ही है, जो अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं है वो डेवलप कर सकते हैं धीरे धीरे। अब ये भी खेतों में जा रहा है, मैं एक शॉर्ट्स भी बना लूँ फटाफट से इसका। देखिए धान की बुआई हो गई है। जो पीछे वाले खेत है उनमें तो थोड़ा बड़े भी हो गए हैं, आगे वाले खेतों में अभी थोड़े दिन पहले ही बोया गया। और पीछे जहाँ पे मैं आपको सारस दिखा रही थी वहां पर अभी बोने का काम चल रहा है। पीछे कुछ लेबर दिख रही थी ना फील्ड में जो काम कर रहे थे,
खेत में, तो वो धान बोने का काम कर रहे थे। और धान की फसल ही मेन खरीफ फसल है इस एरिया में भी, और हमारे पूरे देश में ही लगभग। पानी की जरूरत बहुत होती है धान को, इसलिए हर जगह नहीं उगाया जा सकता। यहाँ बड़े आराम से धान उगता है।